नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। कावड़ लेने के लिए भक्त निकल चुके हैं और कावड़ लेकर वापस भी लौट रहे हैं, अपने अपने शिवालयों तक पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी भोले के भक्त को कोई परेशानी ना हो। कैंप भी लगाने शुरू हो गए हैं और गंग पटरी पर, जो गंग नहर पटरी है, वहां पर तो कावड़ियों का सैलाब सा शुरू हो गया है। काफी संख्या में भक्त इस बार कावड़ लेकर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जहां मेरठ शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, लेकिन बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दिन दहाड़े बेगमपुल पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया और काफी बड़ी डकैती की गई। पुलिस और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। वहीं जहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। थाना दौराला क्षेत्र नगली गेट के सामने राजस्थान का भोला जल लेकर आ रहा था, तभी अचानक से मोटरसाइकिल सवार ने उसको टक्कर मार दी। उसका जल खंडित हो गया, उसको चोट भी लगी, जिसको लेकर के कावड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सभी को शांत कराया। साथ साथ रामलीला 12 अक्टूबर से इस बार शुरू होगी और काफी धूमधाम से की जाएगी। आज शहर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 2022-23 में काफी अच्छी रामलीला की गई थी, इसलिए इस बार भी सनातन धर्म रक्षणी सभा द्वारा उनको अथॉरिटी दी गई है कि 23-24 में भी रामलीला का वही पार्टी करेगी। लेकिन कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ शर्तें रखी गई हैं जो मान्य होंगी। तो जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ, देखते रहे मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना लालकुर्ती क्षेत्र बेगम ब्रिज रोड गोपाल दिहट्टी गोपाल ज्वेलर्स के बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती की वारदात को दिया अंजाम। कावड़ यात्रा के चलते सड़कों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का है पहरा, उसके बाद भी पुलिस की नाक के नीचे बदमाश मचा रहे तांडव। डकैती की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आईजी नचिकेता झा, एसएसपी रोहित सिंह साजवान, एसपी सिटी, सीसीटीवी कैमरे खंगालकर कार्रवाई की शुरू। दौराला हाईवे पर नगली गेट के सामने हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे राजस्थान के भोले को अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने मारी टक्कर। गंगाजल हुआ खंडित, जिसे लेकर मुकुल भोले व साथी कावड़ियों ने जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस, कावड़ियों को कराया शांत, दोबारा जल लाने के लिए भेजा हरिद्वार। सनातन धर्म रक्षणी सभा की सहमति से आज राधा गोविंद मंडप में 2023-24 की रामलीला को लेकर की गई प्रेस वार्ता, जिसमें दी गई जानकारी। 12 अक्टूबर शिव बारात से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर भरत मिलाप के बाद रामलीला होगी संपन्न। कमेटी में इस बार सक्रिय सदस्यों को ही सौंपा जाएगा कार्यभार। निष्क्रिय सदस्यों के विषय में किया जाएगा विचार। प्रेस वार्ता के माध्यम से अध्यक्ष द्वारा सनातन धर्म रक्षणी सभा के सभी पदाधिकारियों का रामलीला एक बार फिर से कराने का मौका देने के लिए किया गया धन्यवाद। पुरानी पेंशन योजना बहाली, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए किए जा रहे आंदोलन। आज मेरठ सहारनपुर मंडल की हुई समीक्षा बैठक, जिसमें अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उठाई आवाज, कहा अपनी मांगों को लेकर निकालेंगे रैली। अब खबरें विस्तार से। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। लगातार मैं ये बता रही हूँ कि पुलिस फोर्स होने के बाद भी, जगह जगह पुलिस तैनात होने के बाद भी बदमाशों के अंदर से डर खौफ खत्म होता जा रहा है। वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं। आज भी बेगमपुल के पास गोपाल दिहट्टी ज्वेलर्स में आज बदमाशों ने डकैती डाल दी। जी हाँ, डकैती काफी बड़ी थी। दिन दहाड़े पुलिस का डर खौफ बिल्कुल खत्म करते हुए डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। जहां पूरा कह सकते हैं मेरठ शहर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, छावनी बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बदमाशों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। इतनी बड़ी डकैती की वारदात को पुलिस की नाक के नीचे अंजाम दे दिया। सूचना पर सभी आला अधिकारी, पुलिस टीम पहुंची, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी करने दो।
साहब क्या कर अगर यार तेरी गलत बात है चलो आ जाओ भाई, बाकी लोग आ जाओ भाई, आ जाओ गैदरिंग कम करा लीजिए। अरे भैया दो लोग आए थे यहाँ पे और दो लोगों के द्वारा अंदर खोल लेना दुकान के अंदर वादियों अकेले थे। उस दौरान के द्वारा इनको अपनी हिरासत में लेकर यहाँ पे दुकान के अंदर लूटपाट की गई है। अभी हमारी वादी से बात हो रही है, वादी अभी तहरीर दे रहे हैं और आसपास हमारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे उसके आधार पर दो व्यक्ति जो आए थे दुकान पे उनके द्वारा बलपूर्वक ये घटना की गई है। उनको तत्कालिक गिरफ्तार करने के लिए हमने चेकिंग के आदेश दे दिए और इसमें हम मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करके जो भी सामान गया है उसकी जल्द बरामद। शुरुआत में कितने का सामान बताया जा रहा है? अभी वादी से बात हुई है, वादी के द्वारा भी तहरीर दी जा रही है और दो व्यक्ति दुकान के अंदर आए थे और असला धारक थे, वो उनके द्वारा बताया गया और दोनों की पहचान अभी सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। ये अभी बातचीत चल रही है, कहाँ से वो हमारा काम अभी कर रहे हैं। सर 400 से 500 मीटर की दूरी पर चोरी हुई है और बताया जा रहा है कि आला अधिकारी थे वो चौकी पर ही मौजूद थे, उस समय इस घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पे जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है क्योंकि ये दुकान के अंदर अकेले थे और ये अंदर ग्राहक बन के अंदर गए और वहाँ पर जब ये अंदर दुकान के अंदर गए उसके बाद ये इन्होंने दुकान को अंदर से बंद कर दिया। सवाल ये उठता है कि पुलिस की जो चेकिंग है, गश्त है, क्योंकि दिन दहाड़े एक व्यस्तम रोड है, इस व्यस्त रोड पे इस तरह की घटना आला अधिकारी भी इसमें जो ये जो दो लोग ये पहले सामान्य तौर पर बंद के अंदर गए थे और इसमें सीसीटीवी फुटेज हमने प्राप्त कर दी है, उसके आधार पर भी पहचान कर कार्रवाई करेंगे। मास्क लगा रखा था, हैंड ग्लव्स पहने थे, ये जो दुकान के जो मालिक है वो अकेले थे दुकान पे, तो वो समझ नहीं पाए शुरुआत में क्या हो रहा है। उनको लगा कि कोई जो टीम है इनकम टैक्स की या कोई अन्य टीम है वो रेड करने आई है, इस वजह से इनको थोड़ा गलतफहमी हुआ। सर फिर भी कितना सामान गया होगा अभी तक? अभी बातचीत जो हो रही है अभी इसको जरा सामान की कीमत व्यापार शहर के बारे में संदेश देंगे किस तरह की संदेश? हमने बातचीत हुई है सही व्यापार मंडल से, उनसे बातचीत करके प्रयास करेंगे। मित्र जो है यहाँ पे अकेले बैठे हुए थे, दुकान का नौकर बाहर गया हुआ था, वो अपने बैंक के कुछ कागजात चेक वेक साइन कर रहे थे। उतने में ही दो व्यक्ति आए, उन्होंने इनकी दुकान में जो एक छोटी सी खिड़की है उसके दरवाजे में कुंडी लगाई और इनके फौरन एक कट्टा लगाया और चाकू लगाया। उसके बाद बोला भाई तुझे मारते हैं, बता कैसे करेगा, तुझे बांधते हैं। पहले तो उसको बांधा और उसको इस वाली पैंट्री के अंदर ले गए और उसके बाद उन्होंने चाबी वाबी ढूंढी और उसके बाद उनसे इस अलमारी की चाबी नहीं खुली तो उन्होंने उसको राजीव कपूर को बुला करके बाहर लेकर के आए और चाबी से उसको खुलवा उन्होंने तो खोल रहा, कॉपरेट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे। हमारे मित्र ने उनको कॉपरेट किया, जैसे भी करके उन्होंने चाबी खोली और उसके बाद इस वाली पैंट्री में हाथ बांध करके अंदर बंद कर दिया। डीवीआर पूछा कहाँ पे है, हड़बड़ाहट में मेरे मित्र को डीवीआर समझ नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कैमरे का जिसमें रिकॉर्ड होता है तो अंदर उन्हें दिख गया, उन्होंने खुद तोड़ के उसे डीवीआर को भी ले गए, उन्हें अंदर बंद करके बांध करके हाथों से अंदर बंद कर दिया। उसके बाद पूरी दुकान में सब खंगाल करके सारा सामान चोरी करके ले गए, डब्बों में से निकाल के ले गए। उसके बाद उन्हें भयभीत किया और पूछा भाई कहीं और सामान रखा है, क्योंकि उनकी एक अलमारी यहाँ पड़ी है जिसमें उनके फाइल्स पड़े रहते हैं। उसके बाद उसको भी उन्होंने खंगालने की कोशिश करी। उन्होंने भैया कागजों में क्या, उन्हें बाकी सामान बता, कैश कहाँ रखी है, क्या कहाँ रखा है। उसके बाद उन्होंने उसके कट्टा लगा रखा था, चक्कुला एक उसमें से नाम उसने शायद सलीम बताया था, सलीम बता भाई इन्हें मार दूं या क्या करूं। उन्होंने कहा छोड़ दे, इससे जो बड़ी हो रहा, हम तो ले जा रहे हैं सामान। सारी दुकान उसका सारा का सारा सामान यहाँ से लेकर चले गए। बेगमपुर प्रशासन इस समय पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है, व्यापार संघ के लोग हैं, सारी कार्रवाई चल रही है। हमें पूरा आश्वासन है कि जल्द से जल्द इस लूट का, इस डकैती का जो दिन भरे बाजार में हुई है उसका खुलासा जल्द से जल्द होगा। धन्यवाद। दो जने लोग थे, दोनों दुकान में अकेले बैठे हुए थे, तुरंत घुस गए वो, उन्हें देख करके अकेला। उसके बाद उन्हें बांध दिया और पीछे पैंट्री में और उसके बाद छोटे स्टोर में बंद कर दिया और दुकान में से। क्या सर है जी, मेरा नाम मुनिंदर सिंह डोडी, मैं पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ बेगमपुर व्यापार संघ का।
सर आज क्या घटना हुई आपके साथ दुकान पर? 12 सवा 12 बजे हम 3 लोग थे दुकान पर। मैंने काम से दोनों को भेजा अपने अपने काम से। जैसे ही हमारा तीसरा आदमी निकला, मैं अकेला था दुकान पर। 2 आदमी, पहले तो एक आदमी घुसा, उसने जाके हमारी खिड़की की कुंडी लगा दी, बंद कर दिया। और दूसरा इतने में दूसरा भी घुसा, और जैसे ही उन्होंने अपना मतलब पिस्टल निकालने की एक्शन से मैं समझ गया कि ये तो गलत लोग लग रहे हैं। मैं पूछता रहा कौन है वो, क्या काम है, क्या है। इतनी देर में मुझे फिर पीछे वाले कमरे में ले जाके बांधना लगे। बांधने के वक्त उनका दूसरा आदमी लूट कर रहा था, डकैती मार रहा था वो। अब वो डकैती करते करते उससे ना वो कुछ लॉकर्स खोले नहीं होंगे, तो मुझे बांधना रोक के वो मुझे वहाँ पे ले गए और जो है मुझसे लॉकर खुलवाए। जब तक उन्होंने, उनके हाथ में गन थी, एक चाकू था, ऐसे ही सेम गन और चाकू दूसरे हाथ में था। बांधते बांधते पहले नहीं बांधा मुझसे खुलवा के फिर जो साइड में कमरा है छोटा सा स्टोर, उसके अंदर मुझे बांध के पैक कर दिया और कुर्सी उर्सी लगा दी। और 5-10-15 मिनट आराम से उन्होंने, वो जल्दी में नहीं लग रहे थे। कितनी देर तक दुकान में रुकेंगे बोले? 15 से 20 मिनट के बीच में ज़रूर रुके हैं वो। और बड़े, उन्हें कोई पैनिक नहीं था, बड़े आराम से वो अपना सामान किया और फिर वो निकला। फिर पड़ोस का दुकानदार जब आए तो मुझे उन्होंने आवाज़ लगाई और फिर मैं बाहर निकला और भाग गया फिर बाहर। कितनी देर तक आप बदमाशों को जाने के बाद अंदर कमरे में बंधक बने हुए? ये तो पता ही नहीं कब गए वो, मैं तो अंदर था। कितनी देर तक आप अंदर रहे? 15-1 मिनट तो रहूँगा। कितना सामान? उसमें बहुत आवाज़ आती रही। किस तरह की? मतलब ड्रॉज हिलाने की, सामान गिरने की, डब्बे उठ, मतलब जो डकैती के टाइम में सामान फेंक रहे हैं, पटक रहे हैं। कितना सामान गया होगा आपका लगभग? अब वो कैसे पता लगे, जब तक अभी तो फोरेंसिक वालों ने अलाउ नहीं किया। वो तो सब चेक करेंगे तो पता लगेगा कितना सामान गया। कई लाखों में गया होगा जी। 20 कितना? क्योंकि अब ऐसे की शॉप है तो मैं ये नहीं, मैं लगभग एक अंदाजा कितना होगा? नहीं, सनसनी नहीं पैदा। दांत में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर के गया था, और जो कर्मचारी है वो किसी काम से गया था, ये अकेले थे। 2 लोग अंदर घुसे और उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया। और उसके बाद इनके साथ उन्होंने जो है जान से मारने की धमकी दी, बांधा इनको पैंट और इनके एक स्टोर में बंद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने खुली लूट की है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज कावड़ की वजह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह सड़क पर अलर्ट है। उसके बावजूद घटना का हो जाना, ये मेरठ की पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। कितना सामान लेना है? देखिए, लगभग मुझे जो आइडिया लग रहा है, ज्वेलर्स है, आज जो सोने का रेट है उस हिसाब से अगर गणना करेंगे तो मुझको लगता है कि ये लाखों में होगी। पूरी पुलिस दावा कर रही है इस समय सड़कों पर है, थोड़ी दूर चौकी पर ही जो आला अधिकारी बैठे हुए थे, उसके बाद बदमाश दाखिल होते हैं और आराम से वारदात को अंजाम देकर चले जाते देखिए, हैं। मैंने अभी आईजी साहब को भी कहा है, एसएसपी साहब को भी कहा है, और पहले भी मैं इनसे मिलकर ये बात कह चुका हूँ कि व्यापारी की सुरक्षा के लिए बाजार खुलते वक्त और बाजार बंद करते वक्त पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, एक बात। इसके अलावा चौराहों पर चेकिंग के नाम पे, वाहनों की चेकिंग के नाम पे जिस तरीके से लूट हो रही है, सारा शहर, पूरा आवाम उस बात से परेशान है। उनका जो अपराधी को रोकने की बात है वो नहीं रुक रहा है, लेकिन चेकिंग के नाम पर लूट हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस की मुस्तैदी पे कितना बड़ा सवाल करते हैं। कांवड़ यात्रा है, तरह तरह की मीटिंग हो रही है। निश्चित तौर पे जब सरकार अपराध पर 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में इस अपराध का हो जाना और दिन दहाड़े लूट होना, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर। कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी पूर्ण रूप से दुरुस्त कर दी गई थी। जगह जगह पर पुलिस तैनात है। मैं लगातार आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। अधिकारी भी गश्त पर हैं, अधिकारी भी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ताकि कोई भी भोले के भक्त को परेशानी ना हो। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। ऐप डाउनलोड कराया गया है ताकि सभी हर सुविधा का फायदा ले सके। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि शिव भक्तों का ध्यान रखें, कोई भी अप्रिय घटना ना हो। लेकिन आज थाना दौराला क्षेत्र के पास नगली गेट के सामने राजस्थान के भोले जल लेकर आ रहे थे, तभी अचानक से मोटरसाइकिल सवार ने एक भोले को टक्कर मार दी। उसका जल खंडित हो गया, उसको चोट लगी, जिसको देखते हुए उसके साथी कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। काफी समझाने के बाद कांवड़ियों को शांत कराया गया और जल दोबारा से लेने के लिए भेजा गया।
मैं भी मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। कावड़िए इतनी मेहनत करते हुए भोले के भक्त पैदल जल लेकर आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का कर्तव्य हमारा भी है। वो यहाँ पे खंडित हो गया, अब यहाँ से और जल ले दोबारा हरिद्वार से जाएगा। हरिद्वार कौन जाएगा? एक बंदा हमारा जाएगा, एक बंदा बाहर जाएगा, एक बंदा आपका जाएगा। गाड़ी में जिसमें आप भेजोगे, जिसमें आप भेजोगे मैं गाड़ी में बाइक के साथ आप जाओ, बस में चले जाओ, बस फिर आने में प्रॉब्लम। तो वहाँ तो बहुत भीड़ है, वहाँ तो निकल भी नहीं पा रहे लोग। हरिद्वार तो चौक हो गया, हरिद्वार तो चौक पड़ा है पूरा और निकल भी नहीं पाएगा। मैं चलो मंगा भी दूँ जल तुम्हारा, तो वहाँ तो चौक पड़ा है, अंदर कैसे बंद हो लिया मंगलोर बंद। बता दियो 9 तारीख से पहले पड़ी 6 तारीख से बोला था, 6 तारीख से बोला 6 से था। रावण ना होने की वजह से ठीक सर, आप अभी बंद करा दो और उसके बाद 10 मिनट आप ही हूँ मैं भी गलत करा भाई, ना आपके साथ वो उनका बनाने में फायदा नहीं, ऐसा नहीं साइड में तो और भी कोई भाई ये देखो ना क्या हाल हो रहा है। करवा दो सर, करा दिया। ये बोले समझदार भाई वाले का नाम कोई है भाई भाई इधर पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद। गाड़ी हटाओ, आगे से गाड़ी हटाओ, हटाओ अपनी टेम्पो हटाओ। ये समझिए तुम्हें क्या चाहिए, बोले आपके हाँ बोले आपके सबसे पहले बात लो, उसके बाद तो आप कह लियो समझ कर मैं कहूँगा रोड बंद मैं कहूँगा बोले बंद करा दिया लेकिन तो पीछे घोड़ा ही बता रहे अगर हमें हम भी ऐसे क्या पता सिंगल सारे बोले यही रुकेंगे। मैं कहा अधिकारी हमारे आना करे, मैंने बोले बड़े बताना हम तो तुम्हारे अधिकारी भाई छोटे भाई तुम लेकिन हम आपका देना गया इसके ऊपर हम लोग छोटे वाली आएगी ना अब मैं आपको बता दूं, शहर रामलीला कमेटी द्वारा आज राधा गोविंद मंडप में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया,
जी हां, रामलीला को लेकर के आज प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दूं 2022-23 में रामलीला मंचन किया गया था, शहर रामलीला द्वारा कमेटी गठित की गई थी, लेकिन कुछ विवाद भी चल रहा था। सनातन धर्म रक्षणी सभा द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया था कि विवाद चल रहा है, इस बार वो कमेटी जो है खंडित कर दी जाएगी। लेकिन आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सनातन धर्म रक्षाणी सभा के सभी पदाधिकारियों का अध्यक्ष ने धन्यवाद करते हुए कहा कि इस वर्ष भी यानी कि 23-24 में रामलीला का कार्यभार उनको सौंपा गया। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार जो कमेटी में सदस्य थे, जो सक्रिय थे, उनको तो कार्यभार सौंपा जाएगा, लेकिन जो कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे, निष्क्रिय थे, उनको कार्य देने से पहले सोचा जाएगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि पिछली बार रामलीला बहुत सुंदर हुई थी, जिसकी तारीफ सनातन धर्म रक्षाणी सभा के सभी पदाधिकारियों ने कही, और उसी को लेकर के, उसी को देखते हुए आज उनको लेटर सौंपा गया। लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी रखी गई। शर्तें ये थी कि रामलीला मंच को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाएंगे, राजनीति का मंच नहीं बनाएंगे, और बहुत सारी जो शर्तें उसमें लागू भी की गई। इस बार भी हमारा मन है कि हम उसे दिव्य और भव्य रूप दें। बताते रहो। 12 की शंकर जी की, 16 की रामचंद्र जी की, 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर से लीला प्रारंभ होगी। अच्छा, शिवरात से। और उसके बाद क्या होगा कि 16 तारीख को विश्राम भोजन हम अपनी पूरी कमेटी के माध्यम से इस बार भी करना चाहते हैं, जो जिम खाने में होगी, और रामवनक जो हम दहन करेंगे वो रामलीला ग्राम दिल्ली रोड पर। दहन तो वही होगा ना, दहन वही होगा रामलीला वही ग्रुप खेलेगा जो पहले जीतोगे, पिछले साल जो रामलीला जो पहले हुई थी, जब उसकी शादी होगी। इसमें अब हम अपनी नई टीम का गठन करेंगे। अध्यक्ष के साथ में हमने महामंत्री और कोषाध्यक्ष का पद तो पहले ही हमने निश्चित कर लिया था, जो हमने 29 मार्च की मीटिंग की थी। कौन कौन सा पद? महामंत्री मनोज अग्रवाल खद्दर, और कोषाध्यक्ष पर योगेंद्र अग्रवाल जी, और बाकी पूरी कौन सा कोषाध्यक्ष? उस पे कौन है? योगेंद्र अग्रवाल बबलू जी। ये पहले तय हो गया था 29 मार्च। 25 का है। 24 वैसे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ये रामलीला से संबंधित है। इसके अंदर हमें श्री सनातन धर्म रक्षी सभा ने 2023 और 24 के लिए रामलीला आयोजन के लिए मनोनीत किया है। उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से श्री सनातन धर्म रक्षी सभा के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं उनको कि उन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया। और पिछले साल जो हमने लीला उनके सामने प्रस्तुत की थी, उन्होंने उसकी बहुत तारीफ़ की हमारे सामने। हमने बताया कि जो लीला आप लोगों ने करी उससे भी भव्य रामलीला का आयोजन आप करें, और उन्होंने हमें आज लेटर दिया बुलाकर। वो जो है उसके बाद में रामलीला जो है 12 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। 12 अक्टूबर को शिव बारात से प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर को भगवान राम का विवाह की शोभा यात्रा निकलेगी, और 25 अक्टूबर को दशहरा है, और 28 अक्टूबर को भरत मिलाप की भव्य शोभा यात्रा श्री रामलीला कमेटी के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अच्छा, कमेटी में कोई फेरबदल हुआ है क्या है? नहीं, कमेटी में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। अध्यक्ष पिछली बार मुझे बनाया गया था, मैं अध्यक्ष हूं, और महामंत्री हमारे साथ में मनोज अग्रवाल खद्दर हैं, और कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे छोटे भाई श्री योगेंद्र अग्रवाल जी बबलू जी हैं। बाकी टीम का गठन अभी हम ही कुछ ही समय में दोबारा से करेंगे। फेरबदल होगा? अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फेरबदल कोई अगर कोई निष्क्रिय सदस्य है तो सिर्फ उसी के बारे में, जो जिन्होंने कार्य किया है वो सदस्य बिल्कुल दोबारा से इस कमेटी में आएंगे, लेकिन जो लोग निष्क्रिय थे उन लोगों को विचार करेंगे उन पर। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बार बार आवाज उठाई जा रही है। जी हां, मैंने आपको लगातार मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया कि कभी बैठक की जा रही है तो कभी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा अभी भी सुनवाई नहीं की गई। जगह जगह पर इसी के लिए अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी मेरठ और सहारनपुर मंडल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि काफी समय से जो वेतन काटा जाता था, लेकिन अब वो पेंशन जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन नहीं दी जा रही। 1000-2000 रुपए में क्या होता है। उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने आवाज उठाई कि पुरानी जो पेंशन चली आ रही है उसको जल्दी से जल्द लागू करें। तो लोगों को यही सिखाना तो मत कर दिया हम लोगों ने।
कि नहीं 4 व्हीलर से आई, सबके पास 4 व्हीलर है, क्यों धक्का ठीक हो गए? दिक्कत तो यही है। आप कह रहे थे साहब जुड़ नहीं पा रहे, नहीं जुड़ रहे, क्योंकि वेतन ठीक है उनके पास। आपके शिक्षक की बात नहीं कर रहा, दूसरी जगह पे पैसा हम चले गए कहीं कार्यक्रम में, तो हमारा तो खर्चा। अभी हम लोगों ने इसीलिए ये सारे कार्यक्रम छोड़ के एक ही कार्यक्रम करने लगे, न निजीकरण न कोई। अच्छा, निजीकरण मुद्दा क्यों लिया जाता है, क्यों लिया जाएगा? क्या कभी खत्म होगा देश में? तो वेतन ही नहीं निकालते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेतन 4-4 6-6 महीने निकालते नहीं है, और जीवन चल रहा है, उनका खर्चा चल रहा है, आराम कर रहा है। तो काहे लिए आपके कर्मचारियों से मतलब, न शिक्षकों से मतलब इसका। लेकिन हमको मुद्दा इसलिए रहा है कि हमारे पास भीड़ बनी है। अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि उन्होंने किसी पार्टी से लिखवाया, उन्होंने पार्टी से लिखवा कर आदेश जारी कराया कि जहां भी जाएंगे पेंशन रात लेके वहां एक देखिए, मैं हरकिशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संघ परिषद का, और शिक्षक संघ के भी लोग हमारे साथ, प्राथमिक शिक्षक के अध्यक्ष पांडे जी और त्यागी जी बैठे हुए हैं। एक मुद्दा बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में है, जो है पुरानी पेंशन का। कर्मचारियों की अगर हम बात करें, शिक्षकों की बात करें, और उसमें हमारा पैसा शेयर मार्केट में सरकार लगा रही है। हमारे वेतन से पैसा काटा जा रहा है, शेयर मार्केट में लगा रही है, 18 साल से लगा रही है। और 18 साल में जो लोग हमारे रिटायर होने लगे हैं, उनका पैसा सारा डूब रहा है। ऐसी कंपनियां, IL&FS जैसी कंपनियां हैं जो LIC लगा रही है, वहाँ पैसा डूब रहा है, और 12 बार डिफाल्टर होने के बाद भी पैसा वहाँ बंदर बांध करके लगाया जा रहा है। हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने आने लगे। जो लोग रिटायर हुए 18 साल 20 साल में, उनको मुश्किल से 1000 रुपये 500 रुपये पेंशन पूरे महीने की मिल रही है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। हमारा पैसा इतना था, वो कहाँ चला गया? अभी आपने देखा होगा 2018 में जब हम लोगों ने हड़ताल की, तो 10,500 करोड़ रुपया इसी सरकार ने हमारा वापस करके हमारे खातों में डाला। वो दूसरे मदों में खर्च कर लिया था और हमारे खातों में डाला नहीं। तो ये तमाम सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं, तो हम लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। हमारे पैसा जो हमारी तनख्वाह में से काटा गया है, वो निश्चित रूप से हमको मिलना चाहिए, हमको ब्याज समेत मिलना चाहिए। हमने सरकार को दिखा दिया कि कहीं भी हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। हमारे पैसे को सिस्टमेटिक आप लगा दें, जिससे कि हमको वो पैसा मिल जाए। और वापसी में, रिटायरमेंट के बाद में, इतनी हमारी मांग है। उसके लिए हम लोग लखनऊ में बहुत बड़ी रैली भी हमारी लाखों की थी 27 तारीख को। इसके बाद अब दिल्ली में 10 अगस्त की हमारी रैली है, जिसमें रेलवे वगैरह हमारे शामिल है। आपको पता है कि रेलवे, इनकम टैक्स वगैरह, आयकर विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी लोग शामिल हैं। और अगला कार्यक्रम हमारा ये है कि हम लोग रैली कर रहे हैं दिल्ली में, जनता रामलीला ग्राउंड पर रैली है हमारी। और उसके बाद भी नहीं सरकार अगर मानती है तो, हालांकि कमेटी बनाई है, संसद में कमेटी बनी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है, लेकिन उसमें भी निदान नहीं हो रहा है। तो हम लोग अगर ये नहीं मानेंगे तो चक्का जाम करेंगे पूरे देश का। इसमें रेलवे का भी चक्का जाम होगा और सारे डिपार्टमेंट बंद होंगे, और वो भी नहीं मानेंगे। तो हम लोग निश्चित रूप से 2024 चुनाव के पहले, जैसा अभी लोगों ने भी किया था 22 में, एक निश्चित रूप से जो छाती ठोक कर कहेगा, जो पार्टी कहेगी कि हम आपको पुरानी पेंशन देंगे, हमारा सारा कर्मचारी समाज और उसके परिवार वाले सभी लोग जितना प्रयास कर सकते हैं हम करेंगे कि वो वोट उसको सारा ट्रांसफर। लगातार लंबे समय से आपकी मांग चली आ रही है, मांग पूरी नहीं हो रही, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? मैंने जैसा बताया कि अगर मांग पूरी नहीं होगी, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। कोई मांग नहीं है, ये हमारे हिसाब किताब का ब्यौरा है कि हमारा वेतन का पैसा काटकर दूसरे मदों में खर्च किया जा रहा है। उसका बंदर बांट IAS बैठकर वहाँ कर रहे हैं और राजनेता करवा रहे हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा खून पसीने का पैसा आई, तो इसलिए हम अगला कार्यक्रम हमने बताया आपको, जैसा कि अगला कार्यक्रम ये होगा कि हमारा दिल्ली में रैली है 10 अगस्त की, और उसके बाद में हम लोग चक्का जाम करेंगे पूरे देश का। देश में हमारा रेलवे भी बंद होगा। ये बड़ा कार्यक्रम इस 74 के बाद ही होने जा रहा है कि रेलवे बंद होगा इसमें। और उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो पॉलिटिकल निर्णय भी पहली बार होने जा रहा है कि जिसमें हम लोग एक पार्टी के साथ जाएंगे जो हमारी बात करेंगे। क्या मतलब आप सरकार से बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात क्यों नहीं बनती? बात कुछ लोग नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकारें कौन चला रहा है ये आपको पता है। ये सरकारें राजनेता नहीं चला रही, ये सरकारें सारा IAS लॉबी चला रही है, और IAS लॉबी नहीं चाहती कि इस तरह का समाधान निकले। इतनी सी बात है। अगर हमारे साथ बैठे हैं, 2 लोग बैठे, हमारे पास कागज है, कमेटी भी उत्तर प्रदेश से बना रखी है, तो 5 IAS मैं भी उसमें हूँ, और हमने उनको समझा दिया कि नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। उन्होंने माना भी है, लिखित में है, सब समझौते हुए हैं। उसके बाद भी देने को तैयार नहीं, तो हरदंता मानेंगे हम सरकार की और IAS की, और निश्चित रूप से उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर, ये जो रैली आप करने जा रहे हैं, इसमें कौन-कौन से संगठन रहने वाले हैं? और मैंने जैसा बताया आपको कि स्टेट के सारे संगठन, शिक्षकों के सारे संगठन, डिग्री कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के सारे टीचर, उसके बाद रेलवे से लेके इनकम टैक्स से लेके जितने भी लोग हैं, और अंदर आपको ये बता दें सारा IAS PCS जितना है वो भी इस पुरानी पेंशन में परेशान है, वो भी हमारे साथ रहता है, रहेगा। और ये जितने प्रशासनिक अधिकारी है सभी इसमें साथ रहेंगे। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।